UPSC topper Civil Services Examination 2025 rank 9 मिस्टर आदित्य विक्रम अग्रवाल। तो मेरा सिलेक्शन NIT इलाहाबाद में हो गया था। घर पे बताया कि मुझे थोड़ा सा मन है कि जॉब छोड़ के मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। Did you take any coaching? कोचिंग के बिना 100% हो सकता है। जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें कोई ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, आदित्य तुम कुकिंग करते हो, सो व्हाट्स योर स्पेशल डिश? डोंट्स व्हिच यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू द एस्पिरेंट कि ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। डोंट गेट इनटू दिस जर्नी इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। एक इमेज होती है IAS की कि ये तो अफसर बाबू हैं, ये तो ऑफिस में बैठेंगे, आपको जाना पड़ेगा। कंट्री को सिर्फ IAS नहीं चाहिए, हर फील्ड में अच्छे लोग लोग चाहिए। कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप काम करना चाहोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जितना ज़्यादा काम हो सके। ये भी कहना चाहूँगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, सो आपका हो गया सिलेक्शन, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो आगे एस्पिरेंट्स हैं, उनको गाइड कीजिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक होते थे, जैसे प्रीलिम्स से थोड़े महीने पहले और मेंस तक, तो मैं अपना स्मार्टफोन तो स्विच ऑफ ही कर देता था। तो मेंटल हेल्थ मेरे को भी इश्यूज़ आए थे सेकेंड अटेम्प्ट के बाद। सबको आता है, अगर आपको आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर। मैं 2 दिन रोया हूँ, बट थर्ड डे आई वॉज इन लाइब्रेरी। थकान से मत तू घबरा, ये तो मंजिल की निशानी है। थकान से मत तू घबरा, ये तो मंजिल की निशानी है। जहां पसीना बहता है वही सफलता की कहानी है। हवाओं से लड़ना है अगर तो अपने पैरों को तू मजबूत बना। हवाओं से लड़ना है अगर तो अपने पैरों को मजबूत बना। रास्ता खुद ब खुद दिखेगा, बस अपने इरादों को तू आजमा। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे शिखर के सफ़र पॉडकास्ट में जो विशेष स्पेशल मेहमान हैं, जो पर्सनालिटी हैं, उनके ऊपर ये एक छोटी सी कविता, उनकी लाइफ को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। एंड बिफोर आई वेलकम हिम, आई वुड वेलकम यू ऑल। नमस्कार, मैं हूँ सोनल गोयल, IAS ऑफिसर 2008 बैच, और आप सभी का आज मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, शिखर का सफ़र पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ में उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए मैंने ये कुछ पंक्तियां डेडिकेट की, और उनकी लाइफ का जब हम यहाँ से उनकी जर्नी उनसे सुनेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ, तो आपको लगेगा ये पंक्तियां तो कुछ भी नहीं है। ही डिजर्व्स मेनी मोर सच एक्कोलेट्स। सो आई हार्टली वेलकम द UPSC टॉपर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 रैंक 9, जी हाँ रैंक 9 टॉपर जो इस एग्जाम में रहे, मिस्टर आदित्य विक्रम अग्रवाल। आदित्य, आपका स्वागत है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई हार्टली वेलकम यू इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड। एंड आदित्य से एक और जब इनसे बात हुई तो एक और इंटरेक्शन में एक बहुत अच्छी खास चीज़ जो मेरे दिल को भी छुई, ये पता लगा कि मेरी जब पोस्टिंग झज्जर में रही 2017-18 में, उस टाइम उनके गांव जाने का मुझे मौका मिला, और उनके पेरेंट्स को आज भी वो याद है। When I was posted as DC Jhajjar and I got an opportunity to visit the area of बहादुरगढ़, and दोबारा से वो पल जब आदित्य के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो पल मेरे जहन में दोबारा से रिफ्लेक्ट हुए कि एक ऑफिसर अपनी लाइफ में कितनी जगह रहता है, कितने लोगों से मिलता है, बट शायद वो जो एक कनेक्ट है, वो कनेक्ट छूटता नहीं है, वो कनेक्ट हमारे साथ हमेशा रहता है। yes, So thank you आदित्य, and many congratulations to you, to your parents, my regards to them and to your family. हम आदित्य से उनके जर्नी के बारे में ज़रूर जानेंगे, बट उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका ज़रूर यहाँ देना चाहूँगी। तो झज्जर के बहादुरगढ़ जो हमारा एक सब डिवीज़न है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, उससे बिलोंग करते हैं, और झज्जर बहादुरगढ़ से दिल्ली में UPSC की जो बिल्डिंग है शाहजहां रोड पे, वहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा नहीं है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बहुत पास है आपस में, दिल्ली और NCR में ही ये दोनों लोकेशंस हैं, लेकिन उस मंजिल पे जाना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आदित्य ने अपने हौसले, अपने जज्बे और अपनी निरंतर मेहनत से वो मकाम हासिल किया। एंड
ऑल इंडिया रैंक 9, हम सपना देखते हैं यूपीएससी में सिलेक्ट होने का, एंड ही क्लियर्ड इट विद ऑल इंडिया रैंक 9, एंड दैट इज अ कंप्लीट इनक्रेडिबल वाओ। उससे पहले की जो जर्नी है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, वो सबके लिए इंटरेस्टिंग है कि सफलता ओवरनाइट किसी को भी नहीं मिलती है। फॉर आदित्य ऑल्सो इट वॉज अ बिट ऑफ, आई वुड से, अ लॉन्ग जर्नी। वेरी लॉन्ग जर्नी। 5 अटेम्प्ट्स आपने दिए, जिसमें से 3 इंटरव्यूज भी आपने अपीयर किए। तो सोचिए कि वो अपना परसिवरेंस, वो रेजिलियंस को मेंटेन करते हुए वो उस लेवल तक पहुंचे। And if I talk about his education, so he is a mechanical engineer graduate from NIT इलाहाबाद, और उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी, जो अपनी नौकरी है, वो पंतनगर में टाटा मोटर्स उत्तराखंड में उन्होंने स्टार्ट की। और अपनी नौकरी के साथ साथ वो अपनी तैयारी में उन्होंने अपना ध्यान दिया। और फिर शायद कुछ टाइम बाद वो आदित्य ही बताएंगे कि व्हेन वाज दिस ट्रांजिशन, व्हेन ही वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर टू सिविल सर्विसेज। 5 attempts, 3 interviews, and this definitely involves lot of dedication and perseverance. इसके अलावा यूपीएससी के अलावा जो और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उन्होंने क्लियर किए, उसके बारे में मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। सो ही क्लियर्ड द एसएससी सीजीएल ट्वाइस, क्वालिफाइंग द आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन, reaching the interview stage for the RBI grade B, and also appearing in several prestigious examinations like HCS, SEBI, UPPSC and SBI PO. So इतना कुछ देखिए कि इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, नौकरी भी उन्होंने अपनी की, उसके बाद में ये सारे एग्जामिनेशन, जिसका खुद ही अपना एक प्रोसीजर है, एक टाइम कंज्यूमिंग, देयर इज अ स्ट्रैटेजी व्हिच इन्वॉल्व्स, and besides this he was continuously preparing for civil services, and the result is in front of all of us. और इसके साथ साथ उनको हॉबीज से उनसे भी सुनेंगे और ज़्यादा, बट ही इज़ अ फूड एंथुसियास्ट, ही लर्न्स कुकिंग, जो शायद आपने अपने डैफ में लिखी है, एंड मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, दीज ऑल थिंग्स ही enjoys. In the end, friends, I would just like to sum up that it is not a simple story of selection into civil services. This is indeed a story when one actually learns how to keep your faith, and when the noise gets loud, जब आपके आसपास में शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो how do you find your light within yourself? अपदीवो भव, कि finding light within yourself, he is a true example. And how do you find the light even when the tunnel is very long? So tunnel is very long, tunnel is very dark, but how do we find our light? That actually determines our success. So now Aditya, I would like to come to you for learning from you आपका जर्नी के बारे में. So just to begin with, आपके चाइल्डहुड की बात करते हैं, आपके जन्म से लेके आपकी स्कूली शिक्षा, फिर आपका कॉलेज, ये सफ़र आपका कैसे रहा? स्कूलिंग मैंने बहादुरगढ़ से ही की है टिल 12th क्लास. इनिशियली 11th-12th में मैंने फिर कोचिंग भी ली थी IIT JEE के लिए, बट उतना मैं कह सकता हूँ, उतना मे भी ब्राइट ना रहा हूँ उस टाइम पे. तो मेरा सिलेक्शन NIT इलाहाबाद में हो गया था, और फिर मैं इलाहाबाद की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. फिर इलाहाबाद देखा मैंने, यूपी ईस्ट देखा, काफ़ी जगह घूमा भी यूपी में, वाराणसी, लखनऊ, ये सब चीज़ें देखी, ये जगह देखी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. फिर जैसा इंजीनियरिंग का हर एक स्टूडेंट करता है कि कैंपस प्लेसमेंट लेकर और एक अपनी जॉब ले लेते हैं, राइट. तो मैंने भी फाइनल ईयर में अपनी कैंपस प्लेसमेंट ले ली थी टाटा मोटर्स में, और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी. तो पंतनगर प्लांट था हमारा, जहाँ पर टाटा एस, जिसको छोटा हाथी भी बोलते हैं, वो गाड़ियाँ बनती थी. टाटा एस, यस. तो मैं न्यू प्रोग्राम लॉन्च मैनेजमेंट में था, जिसमें नई गाड़ियां, जो उस टाइम पे BS6 पर गवर्नमेंट का फोकस था, तो मैं उनको थोड़ा देखता था प्रोडक्शन साइड से. तो मैं वो देख रहा था. तो उसी दौरान थोड़ा सा मेरा रुख बना कि ये थोड़ा सा लिमिटेड सेक्टर हो सकता है मेरे लिए, और मेरा थोड़ा पब्लिक सर्विस की तरफ मन कर रहा था कि व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग जो एकदम ग्राउंड लेवल पर इफेक्ट डाल सके. और मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विसेज का, एज फार एज यू कैन सी, कोई भी ऐसा नहीं है जो इवन गवर्नमेंट सर्विस में हो. सिमिलर एज माइन. मेरी फैमिली में भी जब मैंने सोचा था तो कोई भी नहीं, दूर दराज तक भी, ना मम्मी की साइड से ना फादर साहब की साइड से.
जी। तो जब मैंने घर पे बताया कि मुझे थोड़ा सा मन है कि जॉब छोड़ के मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा ने सपोर्ट किया था और मेरी बहन ने। बाकी परिवार वाले ये कहते थे कि अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ना क्यों है, करना है, होगा या नहीं होगा या होगा। नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा रहता था, बट फिर मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, तो मैंने कहा कि ठीक है अब एक बार ब्रेक लेते हैं जॉब से और ट्राई करते हैं सिविल सर्विसेज। सो ये कब था आदित्य, ये वाला पीरियड, ये कौन सा ये ईयर रहा? 2019 में था। 2019, ओके। यस मैम। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था जॉब करते हुए, तब मैंने डिसीजन लिया। ओके, देन यू शिफ्टेड टू प्रिपरेशन। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर रहकर ही तैयारी करूंगा। ओके, जो ये जैसे आप कह रहे थे क्राउड या फिर बहुत ज्यादा ही चीजें हो जाती हैं, Right. जैसे हमारा ORN एरिया है, राइट। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं, मुझे घर पर रहकर तैयारी करनी है। और फिर मैंने घर से रहकर तैयारी स्टार्ट की थी। वेरी नाइस। एंड बीच में जो आपने और भी एग्जाम्स दिए, उससे आपको क्या लगता है, हेल्प मिली या लाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं क्योंकि तो स्टूडेंट्स का ये भी हाँ, एक क्वेश्चन रहता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 10 लाख लोग दे रहे हैं बिल्कुल फॉर्म, और एंड ऑफ द डे 1000 लोग ही निकल रहे हैं। बिल्कुल सो ओवर द इयर्स आप देखें तो एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है। और उसमें भी IAS IPS का तो 300 बस 350 इतना ही है जी। तो व्हाट अबाउट वो लोग जो 9,90,000 लोग हैं, 99,000 लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है वो ब्रिलियंट नहीं है, दे आर ब्रिलियंट। जो भी UPSC एग्जाम एक अच्छे से तैयारी कर लेता है 2-3 साल, आई फील कि वो काफी, उनका वैसे भी IQ लेवल हाई हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो रादर देन वेस्टिंग दैट टैलेंट, आप कोशिश करिए, आप दूसरे एग्जाम भी दीजिए। RBI ग्रेड बी इज अ रियली गुड जॉब, आपको RBI के लिए काम करने का मौका मिलता है। राइट। SSC के थ्रू ग्रुप B सर्विस मिलती है, जिसमें आप मिनिस्ट्रीज के अंदर रहकर काम करते हैं। राइट। और प्रमोशंस होने के बाद आप ग्रुप A में भी शिफ्ट हो जाते हैं कुछ सालों बाद। राइट राइट। सो व्हाई नॉट गिव दोस एग्जाम्स, उनको भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। अगर आपका मन नहीं है, जैसे मैंने जॉब ले ली थी बट मेरा मन नहीं था, मेरा फिर भी मन था कि एक बार UPSC की तरफ एक और बार ट्राई करूं, तो मैंने उनसे एक्सटेंशन ले लेता था कि लेट मी गिव, मुझे 6 महीने का एक्सटेंशन दे दो, मैं एक बार फिर से UPSC के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने ये किया था। तो मैं कहता हूँ एग्जाम दीजिए, एक प्लान भी आपका एक तैयार रहेगा साइड बाय साइड। और अगर आपको मेंटल प्रेशर कई बार फैमिली की तरफ से आने लग जाता है, हाउस वाइफ वो सपोर्ट करें, कितना भी सपोर्ट करें, एक टाइम के बाद रिलेटिव्स का आता है कि देखो इसका तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि UPSC ऐसी जर्नी है जिसमें काफी साल भी लग जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो आप दिखा सकते हैं कि देखो मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो रहा है, लेट्स से SSC CGL, तो मैं UPSC भी कर ही लूंगा, थोड़ा सा मेरे में ट्रस्ट रखिए। तो ये थोड़ा सा रहता था। फ्रेंड्स, ये जो आदित्य ने, आपने ध्यान दिया होगा शुरुआत में एक बात बोली कि इनका IIT JEE में मे बी जो प्लेसमेंट शायद इन्होंने ट्राई करना चाहा होगा उसमें नहीं हुआ, देन ही गॉट इनटू सम अदर, बट दैट वाज आल्सो अ गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वो इंजीनियरिंग में। तो एक तो बात ये है कि सिर्फ IIT IIM वाले बच्चे ही नहीं आते हैं सिविल सर्विसेज में। एक तो बात ये नोशन में क्लियर करना चाहती हूँ, और ये आप जितने भी प्रोफाइल्स देखेंगे वो ये है कि हाँ वहां से भी आते हैं बट उसके बिना भी आते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स दे कम इनटू सिविल सर्विसेज। और ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से ही मेरिटोरियस होना है, कि यू कैन बी एन एवरेज स्टूडेंट बट इफ यू गिव योर 100%। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी और आपका हार्डवर्क अगर कॉम्प्लीमेंट अगर कर जाता है तो आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। साथ ही साथ मैं आदित्य से थोड़ी बाद में पूछना चाहूंगी, जो इन्होंने एक बात बोली कि और भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि समाज का भी एक प्रेशर है, प्लस अपनी लाइफ के ऊपर हमारी भी जवाबदेही है कि व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ मेनी इयर्स आर वी इन्वेस्टिंग into civil services. So this is also a very important question which I will ask him a bit later on, that why and how should aspirants think about maybe plan B और some other alternatives, जो मैं भी हमेशा plan B की बात अपने टॉक्स में करती आई हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है और कैसे कर सकते हैं। Coming to your family, आदित्य, आपने बोला कि पापा मम्मी एंड आपकी सिस्टर ने सपोर्ट किया, वो क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, योर सिस्टर व्हाट इज शी डूइंग, एंड जब रिजल्ट आया तो उनका क्या रिएक्शन रहा, कैसा था? ऑफ कोर्स खुशी हुए होंगे, टॉप 10 में आना तो एक ऐसे ही बहुत बड़ी बात है। तो उनका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। पापा भी रिटायर्ड हैं, ही वाज वर्किंग इन सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड, भाद्रगढ़ में ही प्लांट है सोमानी टाइल्स का। अराउंड 2 साल पहले वो रिटायर हो गए थे वहां से। मम्मी होम मेकर है और मेरी बहन है वो IT इंडस्ट्री में काम करती है इन नोएडा। हाँ, तो उनकी अभी शादी हुई है, 14 अप्रैल को शादी थी बहन की। और उसके एक वीक बाद कांग्रेचुलेशंस। हाँ, इट्स अ डबल सेलिब्रेशन इन फैमिली दैट सिस्टर इज गेटिंग मैरिड एंड
brother is getting selected with a top rank, so very nice. बट मैं ये कहूंगा कि ये खुशी ऐसा नहीं है कि सब लोग देखेंगे कहेंगे खुशियां ही खुशियां इनके घर में, हाँ बट लास्ट के 3 से 4 साल जो हाँ डिफिकल्टीज फेस की हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल स्ट्रेस रहा है मम्मी में भी पापा में भी कि बहन की शादी भी करवानी है, इसका हाँ। सिलेक्शन भी अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में। सिस्टर आपसे बड़ी हैं छोटी बड़ी हैं? हैं, 2 बड़ी हैं। साल बड़ी हैं। ओके, तो टर्न अराउंड हुआ है एकदम से ही, बट उसके पीछे 3 या 4 साल का बहुत देयर इज अ स्ट्रेस भी स्टोरी। रहा है। हाँ। यस 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 यस। और जैसे मैंने 3rd इंटरव्यू था, तो 2 इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम ना देखना वो बहुत ही हताश वाला टाइम रहता है, काफी रोना भी आया था, बट वही है कि आपको अपने आप को पिकअप करना है किसी तरह। मैं 2 दिन रोया हूँ, बट 3rd डे आई वाज इन लाइब्रेरी वापस। तो लोग, आप ये सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, बट उससे क्या फर्क पड़ता उससे है फर्क भी नहीं एक्चुअली पड़ता। आपकी। और अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जी। दे अंडरस्टैंड और वो सपोर्ट भी करते हैं। मेरे अच्छे दोस्तों ने सपोर्ट भी किया है और Right. उन्होंने प्रेज भी किया इस चीज को कि Right. 3rd डे इंसान वापस आ गया लाइब्रेरी एंड ही स्टडिंग। तो उनको ज्यादा फेथ था मेरे में कि क्लियर कर जाएगा, मुझे शायद उतना नहीं था, बट उनको ज्यादा फेथ था। डेफिनेटली सबकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, आई वुड से मेंटर होते हैं। आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे कि हु हैव बीन, बिकॉज ये मैं उन बच्चों के लिए सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बार बच्चों को ये लगता है कि नहीं हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। अकेले कर सकते हैं, बट यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। सो हु आर योर सपोर्ट? एक तो कोर फैमिली हमारा सपोर्ट सिस्टम रहता है, बिल्कुल। जैसे मम्मी, बहन और पापा। उसके अलावा कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम थे। एक मेरे, कोई उनमें से तैयारी भी कर रहा था या हाँ, नहीं? हाँ हाँ। एक्चुअली एक भैया हैं, मैं उनको भैया की तरह ही मानता हूँ, हाँ। मेरे से 2 साल सीनियर है, तो उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। ओके, और डिड ही उनका क्लियर? नहीं, उनका नहीं हुआ। तो उस टाइम पर मैं भी रोया था जब उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, बट जब इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ, उन्होंने ही रिजल्ट देखा था मेरा, मैंने उनको घर बुलाया हुआ था, तो उन्होंने ही सबसे पहले रिजल्ट देखा था और उन्होंने बोला कि आज मैं आईएएस बन गया हूँ। तो उनको इतना खुशी था, तो वो एक अच्छा, काफी अच्छी फीलिंग था कि मेरे साथ साथ ना मेरी फैमिली और मेरे दोस्त भी आईएएस बने। बिल्कुल, ये तो सबकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग ही होते हैं और आप सबसे अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये आई थिंक इट्स एन इल्यूजन। देयर आर ओनली वेरी फ्यू पीपल हु विल सपोर्ट यू और वही आपकी स्ट्रगल्स को समझेंगे, वही आपके दुख को समझेंगे, परेशानियों को समझेंगे और वही आपका हौसला भी बढ़ाएंगे जब आप वो डिफिकल्ट फेज में हो। क्योंकि एज अ ह्यूमन एवरीबडी इज बाउंड टू हैव एप्रीहेंशन, वो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन, वो एक जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपको भी आई थिंक आया होगा। क्योंकि जो भी सिंसियर स्टूडेंट होता है फ्रेंड्स, उसको ये आना ही आना है, एंग्जाइटी आनी ही आनी है। अगर कोई सिर्फ टाइम पास के लिए, या आई एम सॉरी टू से बट ये है आज भी कई जगह की एक स्टेटस सिंबल के रूप में कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए बच्चों को डाल देते हैं फैमिलीज, तो वो बिल्कुल गलत है। आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जी जान से कीजिए, गिव इट योर 100%, बिकॉज अदरवाइज यू आर फूलिंग योरसेल्फ। यस मैम। आप अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और अपने खुद की जिंदगी के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत ही प्राइम एज होती है ये या वाली, दिस उसको इज वेस्ट द करना एज इज नॉट वर्थ। मतलब 23-4 के बाद से आप 28-30 तक अगर सेटल नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क है। यस। सो आदित्य, कमिंग टू, आपने बताया कि आपको लगा कि आपको कुछ और करना है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बहादुरगढ़ में आपकी स्कूलिंग हुई, फिर आपने यूपी भी बहुत देखा, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ आया कि आपको समाज में ये चीजें तो मुझे करनी ही है कि इफ आई वांट टू इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, सो दिस इज माय एम। मतलब व्हाट वाज योर एम ऑफ कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज? बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के लिए ये रिट्रेट करना चाहूंगी व्हेन यू गिव द रिस्पॉन्स दैट व्हाई देयर एम शुड बी क्लियर। हाँ, दिस इज वेरी नेसेसरी एक्चुअली। एम एकदम क्लियर होना चाहिए जी। किसी ने बोल दिया कि अच्छा एग्जाम है, किसी ने कि कह हाँ दिया दे दिया, दे के देख लो, तुम तो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है। यस। तो मैं काफी हमेशा से ऑब्जर्वेंट रहा हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास हो क्या रहा है। तो मैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल, जैसे मैं ट्रेन से जाता था इलाहाबाद, तो मैं देखता था आसपास लोग कैसे हैं। तो यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। आप गरीब लोगों को भी देख रहे हैं जो वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, आप कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी देख रहे हैं जो चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। तो आप हमेशा मन में आता है कि ये लोग गरीब क्यों हैं,
इनकी हेल्प क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क चल क्यों रहा है, इससे लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, जल्दी क्यों नहीं हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम कहते हैं कि इतनी गाड़ियां हो गई हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है। सो एवरीवेयर व्हेन यू गो अराउंड, आप कहीं ना कहीं आएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत इफेक्टिव और अच्छे से काम करे, और एक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर एफिशिएंसी हो, तो दीज थिंग्स विल गो अवे। अगर नहीं भी जाएंगे तो कुछ सुधार होगा उनमें। तो हमेशा से मन, यहाँ से मेरा थोड़ा रुझान बना कि मुझे भी एक ऐसी चीज में घुसना है जहां पर मैं ये इफेक्ट डाल सकूं अलग अलग फील्ड्स में। तब थोड़ा मेरा मन बना। राइट। सो फ्रेंड्स, आदित्य का जो एम था, उनका टारगेट बहुत ही क्लियर था कि लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट लेके आना है। आज एक और चीज जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को शायद नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, वो है हमारा सोशल मीडिया की प्रेवलेंस। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मैं खुद भी उस पर पॉजिटिव चीज़ें डालती हूँ, प्रमोट करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक फेक नोशन भी क्रिएट कर रहा है कि आप ऑफिसर बन जाओगे तो आप XYZ, यू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, यू बिकम लाइक अ राजा। एक बाबूडोम कल्चर जो हम हटा चुके हैं अपनी कंट्री से, वी आर इनटू अ डेमोक्रेसी। एंड वो जो एक नोशन है, आदित्य, डिड यू काइंड ऑफ फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कि सोशल मीडिया में आप क्या यूज करते थे उस टाइम में, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? व्हाट वुड यू लाइक टू से? हाँ, यूज किया है बट काफी लिमिटेड। होता क्या था, जब एग्जाम नजदीक होते थे, जैसे प्रीलिम्स से थोड़े महीने पहले right. और मेंस तक, तो मैं अपना स्मार्टफोन तो स्विच ऑफ ही कर देता था और मैंने कीपैड वाला फोन यूज किया वेरी नाइस। हमारे टाइम में तो था ही नहीं फोन। तो आपके लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। यस, इट वाज अ ब्लेसिंग। तो वो मैं करता था, स्मॉल कीपैड फोन यूज करता था। और जब मेंस खत्म हो जाता तब थोड़ा सा वो रिलैक्स वाला टाइम होता हल्का सा, तब मैं स्मार्टफोन यूज कर लेता था। बट स्मार्टफोन कभी यूज करके मेरे को खुशी नहीं हुई। वो लॉन्ग टर्म में हमेशा एक फोमो क्रिएट करता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपके बैचमेट्स कहाँ जॉब कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो फोमो क्रिएट होता था, और एक डूम स्क्रोलिंग होता है, अगर आप एक बार चला लें फोन को तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे, हाँ, यू विल वेस्ट योर टाइम। आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। आधा तो मैं कहूंगा 2-3 घंटे निकल जाते हैं। 2-3 घंटे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज कहीं गलत वेस्ट कर रहे हैं। और एस्पिरेंट की लाइफ में मैं तो कहूंगा कि अगर आप अभी एस्पिरेंट हैं तो सोशल मीडिया सब डीएक्टिवेट कर दो, सब डिलीट कर दो। नो वन केयर्स कि आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, कुछ नहीं, बंद कर दो छोटा कीपैड फोन, जस्ट कीप इट। और एक दैट आल्सो फॉर कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन और इनर पीस अपने आप आपको फील होने लगेगा अगर आप ये करेंगे तो। फ्रेंड्स, आप देखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट बात आदित्य ने बताई कि स्मार्टफोन से उन्होंने कीपैड वाले फोन पे शिफ्ट कर दिया। ये बहुत आसान है बोलना, बट बहुत डिफिकल्ट है करना, है ना, क्योंकि यू आर एडिक्टेड। एंड देन व्हाट इज इवन मोर बॉदरिंग इज दैट एवरीबडी अराउंड यू इज यूजिंग। सो कभी उनका डिनर पे डिस्कशन होता होगा, आई कैन इमेजिन, अपनी फैमिली के साथ, तो शायद वो कुछ बताते होंगे एंड ही मस्ट बी फीलिंग कि आई एम आउट ऑफ टच। बट ये आउट ऑफ टच रहना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन टच रहने का प्रयास करोगे तो द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस विच विल एंटर योर लाइफ, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, एंड जो नेगेटिव इम्पैक्ट उनका आ सकता है। तो फ्रेंड, सोशल मीडिया को बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ कीजिए, उतना ही यूज़ कीजिए जो आपको तैयारी में हेल्प कर रहा है। अगर कोई ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, ऑनलाइन की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो भी वही वाले चैनल्स देखिए, यूट्यूब चैनल या जो लिंक्स हैं, आपकी जो वेबसाइट है, जो तैयारी में मदद कर रहे हैं। जो आलतू फालतू की रील्स हैं, वो सब बंद। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इज एक्चुअली ऑफ no use per se if you are a serious aspirant, unless and until you have some particular channels which are catering। इंस्टाग्राम पर तो नहीं है वो, रील्स शोबाजी है वो बिल्कुल। तो वो उनसे दूर ही रहना, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आपको दूर होना है, एंड ट्राई एंड ऑप्टिमाइज योर टाइम विच इज अवेलेबल टू यू। नाउ विल कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट कि इसके 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो एक तो मैं आपसे स्टेज वाइज ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी इस साल का तो प्रीलिम्स दे दिया है एस्पिरेंट्स ने, नाउ दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें, जिसमें जनरल हमारा जीएस का पेपर है और सीसेट का पेपर है, मेरे टाइम में वो
अलग था. अलग था. we did not had CSAT, we had GS and one optional. तो मेरा ऑप्शनल कॉमर्स था. तो इसको कैसे करना है, लाइक या तो आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी आपने डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन वी मिट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट प्रीलिम्स. लाइक इट्स अप टू यू कि आपने ओवरऑल आपने कैसे कैसे तैयारी को अपना स्ट्रैटेजाइज किया, एंड सम स्पेशल पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स. एवरी टॉपर मे से दिस, बट बेसिक बुक से हटना नहीं है. हाँ. और बेसिक बुक्स जो 10 साल पहले चल रही थी, आजकल वो थोड़ी चेंज हो गई हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री की एक बुक ले लें, कोई भी एंशिएंट मिडिवल की, पहले क्या होता था, देयर वर न्यूमरस बुक्स, बिपिन चंद्रा और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स, काफ़ी सारी बुक्स थी. तो आप एक बुक एंशिएंट मिडिवल की ले लें, एक बुक मॉडर्न हिस्ट्री की ले लें, कोई अच्छी पब्लिशर की ले लें, एक बुक आपने पॉलिटी की ले ली, एक बुक आपने आर्ट एंड कल्चर की ले ली, एक बुक ज्योग्राफी की ले लें. तो कीप जस्ट वन बुक, और उसी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें. तो दैट विल क्रिएट अ रियली गुड बेस. उसके अलावा अगर आपको कहीं लग रहा है कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये टॉपिक मिस कर दिया, और उसके चक्कर में हम पूरी एक नई बुक उठा लेते हैं. वो बिल्कुल अवॉइड करना है. यूजुअली क्या होता है, जो मॉक्स हम देते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें कवर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं. सो जस्ट नोट डाउन दैट कि आपका कि लेफ्ट ओवर क्या है, उसको बस नोट डाउन साइड में कर लिया, रादर देन गोइंग फॉर अ कंप्लीटली न्यू बुक. बस उसको आपने लिख लिया. तो बेसिक सब्जेक्ट्स आप देखिए अपने सिलेबस में क्या क्या है, उनकी एक एक बुक उठाइए और वो कंप्लीट कर लीजिए. उसके अलावा मॉक टेस्ट जरूरी है. तो प्रीलिम्स में इफ यू डू 30 अराउंड 30 40 50 मॉक टेस्ट, कोई लिमिट नहीं है. अगेन कुछ लोग कहेंगे कि 30 इज अ गोल्डन पॉइंट. अगर आप वीक हैं, जैसे बैकग्राउंड आपका मैटर करता है, तो इफ यू फील कि थोड़ा सा वीक है आप एमसीक्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस में, गिव 100 मॉक्स, कोई मना नहीं कर रहा है. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग है, 20 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, ठीक है. PYQ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ईयर वाइज करने हैं, लास्ट के 15 से 20 साल के 15 साल के PYQs, और पुराने से नए ईयर वाइज. सो व्हाट यू नो इज करते करते कि यूपीएससी का माइंडसेट ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, यूपीएससी का माइंडसेट कैसे चल रहा है, क्या वो पहले किस टाइप के क्वेश्चन देता था, किस टाइप के एलिमिनेशन टेक्निक लगाता था, आज के टाइम पे कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहा है. तो वो चीजें समझ में आती हैं, किस टाइप के ऑप्शंस अब आ रहे हैं. तो दैट विल हेल्प कि आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर देंगे कि 25 या 26 2025 या 26 का एग्जाम कैसा होने वाला है. यूपीएससी बिल्कुल एकदम नए तरीके का एग्जाम नहीं दे देगा. इट विल समहाउ टेक दैट लेगेसी जो उसकी पुरानी है वही नहीं डालेगा. और आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाते हैं PYQ से. सो इस वे में अगर आप कर रहे हैं 3 थिंग्स, बेसिक्स को रिवाइज 4 से 5 बार, 30 से 40 मॉक्स, और PYQ एनालिसिस 3 से 4 बार लास्ट के 15 साल का, आई वुड से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा. राइट फ्रेंड्स, previous year questions, mock test and your repeated revisions, they are most vital for prelims. and जैसा कि आदित्य ने बताया, एक बहुत important है कि पैटर्न थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यूपीएससी का, और ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी आ जाएगा. आपका जो कोर बुक्स हैं उनको स्टिक करना है, अपने नोट्स या जैसे भी आपका पढ़ने का तरीका है, और रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. तो आपको वो पूरा जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए लाइक यू शुड हैव दैट मच प्रैक्टिस कि आप एटलीस्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर पाओ. वो मार्किंग करनी है नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से कई चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, बट एटलीस्ट पेपर प्रॉपरली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आदित्य, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, मेंस एग्जामिनेशन, विच आई फील you would also agree कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मेंस की तैयारी करनी, मेंस में अपेयर होना. और क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में टाइम क्या बहुत कम रहता है, तो व्हाट इज योर एडवाइस, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी मेंस एग्जामिनेशन के लिए? टाइम काफी कम हो रहा है. इस बार 2.5 मंथ्स ही दिए हैं यूपीएससी ने मेंस एग्जाम. हाँ, इतना ही रहता है, 2-2.5 महीने ही. जी, मतलब डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे. पहले 3 साढ़े 3 तक महीने मिल जाते थे, इस बार 2.5 मंथ्स ही, अगस्त में ही है मेंस. राइट. तो इसके लिए स्ट्रेटेजी सबसे पहले यही रहेगी कि नया ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. कई बार क्या होता है कि हमें सोचते हैं कि मेंस बिल्कुल ही एक अलग ही पेपर है, हम बहुत ज्यादा अलग पढ़ लेंगे, बट उसमें भी वही चीजें करनी है जो आप नॉर्मली कर रहे हैं. गिव योर मॉक टेस्ट, स्टैटिक जो आपने पढ़ा है मेंस प्रीलिम्स के लिए, उसी को आप यूज कीजिए मेंस के लिए. बस फर्क ये था, पहले आप एमसीक्यू मार्क कर रहे थे, अब वो चीजें आपको लिखनी है विद हैंड. तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, फिर मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैच कीजिए अपने आंसर से, और आप देखिए कि आप कहाँ चीजें मिस कर दिया आपने, उसको एनालाइज अच्छे से कीजिए. क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा
मॉक टेस्ट चेक कर रहा है वो मे बी मिस आउट करते काफी चीजों पर, बट सेल्फ एनालिसिस अगर करेंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। उसके अलावा टॉपर कॉपीज देखिए, तो उससे क्या होगा, टॉपर कॉपीज अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के आंसर्स लिखने हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैसे वो लोग आंसर लिख रहे हैं, उनको एमुलेट करना है, उनको कॉपी करना है। सो वो रिवॉर्ड करती है यूपीएससी कि आप किस टाइप के आंसर्स लिख रहे हैं और क्या क्या कंटेंट है उनमें और क्या आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि थोड़ा सा अच्छा लगे आंसर शीट, तो उसके लिए मैं डायग्राम्स काफी बनाता था, इमेजिनेशन यूज करता था। डायग्राम्स ऐसा नहीं कि आपने इंडिया का मैप बनाया, वो तो आप बनाएंगे, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप, या फिर आप फ्लो चार्ट बना ही रहे। उसके अलावा मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में ये करता था कि लेट्स से कोई साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया, तो उसको थोड़ा आप इमेजिन करेंगे ना, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। इस बार जैसे क्वेश्चन था कि सैटेलाइट से धीरे धीरे रोड टैक्स, जैसे गाड़ी चल रही है तो टैक्स वगैरह कलेक्शन हो जाएगा, अभी फास्ट टैग के थ्रू होता है। तो उसमें मैंने एक सैटेलाइट बना दी थी, छोटी सी गाड़ी बना दी, और एक थोड़ा सा डायग्राम सा बना दिया कि दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो वो थोड़ा सा एक एग्जामिनर चेक कर रहे हैं ना, तो उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो एग्जामिनर चेक करता है तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगता है, उसको भी जल्दी समझ में आता है वो चीजों को। तो वो एक चीज मैंने की थी। उसके अलावा GS 1, 2, 3, 4 इनके लिए आप देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है। वही जो चीज प्रीलिम्स में थी, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2, 3। GS 4 एक ऐड हो जाता है एथिक्स का पेपर। एथिक्स अपनी लाइफ के अंदर झांकिए, अपना थोड़ा बाहर कुछ पर्सनालिटीज हैं, कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ पर्सनालिटीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनके बारे में थोड़ा देखिए। टेक अ बुक, वही प्रीलिम्स वाला, एक बुक लीजिए, अच्छी सी बुक लीजिए, उसी को 4-5 बार रिवाइज कीजिए, आपका एथिक्स पेपर भी समझ में आपको आने लगेगा। वन मोर थिंग इज टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर। तो सबसे ज्यादा ये ज्यादा जरूरी होता है कि आपको 20 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो उसके लिए मेरी 7-10 मिनट्स वाली स्ट्रेटेजी रहती थी। 7 मिनट 10 मार्कर, 10 मिनट्स 15 मार्कर, और मैं घड़ी रखता था सामने। 3 मेंस मैंने लिखे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टाइम लिमिट की वजह से मेरा क्वेश्चन छूटा हो। So please repeat, this is very interesting for the aspirants. 7-10 आपका जो strategy है। 7 minutes for 10 marker question and 10 minutes for 15 marker question. Right. तो ये आप इस स्ट्रेटेजी को स्टिक कीजिए। और मैं क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें अच्छी हैंड राइटिंग आती थी। क्योंकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद मैं करता था 11 to 20 क्वेश्चन नंबर तक, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज होती है, 15 मार्कर होते हैं। और फिर मैं अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10। ओके। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी ओवरऑल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर करने की। तो इससे मेरे पेपर कंप्लीट हो जाते थे। आप तो मैंने बताया स्टैटिक आप नॉलेज यूज कीजिए, टाइम लिमिट में एग्जाम्पल कंप्लीट कीजिए, टॉपर कॉपी से आप स्ट्रक्चरिंग सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस करते दीजिए मॉक टेस्ट। वन मोर थिंग जो मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन दो इन प्रीलिम्स आल्सो, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आजकल इतना क्लटर हो गया है मार्केट में, यू हैव मैगजीन ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, फिर आपकी वो ईयरली समरी भी निकालेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। मैं कहूँगा एज ओल्ड विजडम पे रिलाई कीजिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके 1 पेजर नोट्स बना लो, वो फार बेटर है देन एनी मैगजीन और एनीथिंग। मे बी शायद आपके टाइम पर भी आपने वही किया होगा कि आप अपने नोट्स, मतलब हमारे 2 न्यूज़पेपर जो स्टिक करते थे जनरली, एंड 1 या 2 मैगजीन खैर मैं करती थी अपना, एक कॉम्पिटिटिव एक मैगजीन और एक आइदर योजना, कुरुक्षेत्र और फ्रंटलाइन। दोस आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन। अब क्या होती है, कंपाइलेशन करंट अफेयर्स। हाँ, सो आप आज इस इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं, कल फिर दूसरे इंस्टीट्यूट की आपको लगेगा मिस आउट कर दिया, आप तीसरे इंस्टीट्यूट की। राइट, तो आप दैट इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप स्टैटिक फिर आप लीव कर देते हैं। तो स्टैटिक को लीव करना ही नहीं है, आप करंट अफेयर्स से अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी से इधर उधर लगती है, देन यू कैन रेफर, बट उसको मेन सोर्स कभी नहीं बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो करंट अफेयर जो आप हैंड रिटन लिखते हैं ना, आप उनको रिवाइज भी अच्छे से कर पाते हैं, आप उनको यूज भी अच्छे से कर पाते हैं। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राइट राइट। इवन जो आदित्य ने बातें बोली बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे जो नोट्स हैं, जैसे आदित्य ने बार बार एम्फसाइज किया कि आप अगर लिख लें तो आपके जहन में रह जाती हैं, दे कीप इन योर मेमोरी, दे आर reinstated in your mind, and when you have time, less time before your exam, क्योंकि मेंस में तो सुबह शाम पेपर हैं और समय भी नहीं है, बैक टू बैक एग्जाम है। तो उस टाइम में क्या करेंगे? उस टाइम में ये है ना कि आपका जो सिनॉप्सिस होता है वही आपको फ्लिप ऑन करना है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि एक तो ये है कि स्टिक टू योर बेसिक रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, जो भी बुक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं एडवाइजेबल है,
क्योंकि 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने 10 वो निकालेंगे, बुकलेट्स निकालेंगे, आप कितनी पढ़ पाएंगे? एंड रिपीटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, भाई इंडिया में जो हुआ वो हुआ, वो सिमिलर ही लोग लिखेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन ऑपरेशन सिंदूर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका अच्छा कुछ कॉलम्स आपके पास में होना चाहिए. मतलब फैक्ट्स तो एक तो है, वो तो है ही है, उसके अलावा व्हाट आर सम इंसाइटफुल कॉलम्स आल्सो आई थिंक यू शुड स्टडी. दे मे आल्सो हेल्प यू इन योर essay writing because this is a very important and a relevant case study on even strategizing and execution. So friends, वही है अपने notes टाइम पे कंप्लीट करना. जैसे आदित्य ने बोला कि यूज ऑफ पिक्टोरियल थिंग्स एंड ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे. एग्जामिनर भी इतनी कॉपीज चेक कर रहे हैं, दे ऑल्सो फील सेम इंफॉर्मेशन एवरीवेयर. तो अगर कुछ आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करोगे, बट हाँ क्रक्स मेंटेन करना है कि कहीं ऐसे नहीं कि उसमें डायग्राम में लगे रह जाओ और जो बेसिक कोर है वो आप भूल जाएं. दैट विल नॉट हेल्प. आपको क्रक्स मेंटेन करते हुए अपना आंसर को कैसे इफेक्टिव करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. एक बात आदित्य यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की करना चाहूंगी आपसे. आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तो ये सब्जेक्ट आई थिंक इट इज नॉट दैट पॉपुलर. एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिर आपने एंथ्रो लिया. आपने क्या एंथ्रो पहले पढ़ा हुआ था, और व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शनल, या एस्पिरेंट्स अपने ऑप्शनल को चूज करने के टाइम में किन बातों का ध्यान दें? एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट चॉइस नहीं था मेरा. फर्स्ट चॉइस मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही सोचा था. राइट. तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताबें उठाई आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और मैंने देखा कि मुझे 4 साल की इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और वो काफ़ी लेंदी और हैवी हैं. ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है लेट्स ट्राई. तो 1 महीना मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि शायद ही मेरे से नहीं हो पाएगा, इट विल बी वेरी लेंदी, और मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उतना भी मेरे को नहीं आता है कि मैं ले पाऊँ. देन आई स्विच टू मैथमेटिक्स. मैंने मैथमेटिक्स की बुक मंगवाई, मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया. तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि 11th-12th में हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी और मार्क्स अच्छे आए हैं, मार्क्स भी अच्छे हैं, यू गेट 300 प्लस 350 प्लस समहाउ इन सम केसेस. तो मैंने मैथमेटिक्स भी उठाई, बट फिर मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया आई सो ये 11th-12th वाली मैथमेटिक्स नहीं है, इट्स ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की. ओके. तो मैंने फिर मैथमेटिक्स भी साइड में किया. देन आई मेड अ लिस्ट कि यूपीएससी के सारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और उनमें मैंने सिलेबस देखा और कौन से मुझे ठीक ठीक लग रहे हैं. सो आई सिलेक्टेड 3 और 4 ऑप्शन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR जैसे है. तो फिर मैंने देखा एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ कुछ टॉपर्स के मार्क्स भी आए हैं. अनुदीप दुरी शेट्टी सर थे उस साल 2018 के आसपास, 16 या 17 बैच हाँ. तो थोड़ा सा देखा कि उन्होंने शायद थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी की स्टार्ट करवाई थी कि इट्स आल्सो गुड ऑप्शनल. ओके. फिर अक्षर जैन सर ने भी ऑप्शन लिया था एंथ्रोपोलॉजी का. तो मैंने देखा कि इट इज समथिंग जो इंजीनियर्स भी ले रहे हैं एंड यू कैन डू इट. तो मैंने उनकी बुक्स मंगवाई एंथ्रोपोलॉजी की, और मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया. इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आई थॉट कि ठीक है लेट्स टेक दिस ऑप्शन. और फिर मैंने फाइनली ऑप्शन पे अपना रहा हूँ. तो अगर कोई ऑप्शन लेना भी चाह रहा है तो मैं ये कहूंगा कि पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लो. डोंट गो कि अच्छा इस बार रैंक 1 PSIR से है सो विल टेक PSIR. रैंक इस बार एंथ्रो का है तो एंथ्रो ले लेते हैं, सोशियो का है सोशियो ले लेते हैं. ऐसा मत करो. सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे जाओ, क्योंकि यू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज. ऑलरेडी पढ़ा है आपने 3 साल, पढ़ा है आपने 3 साल 4 साल, उसको ट्राई करो. इफ यू फील कि आपका वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आप दूसरे ऑप्शनल की तरफ देखिए जो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जो आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ. अगर आपने वो मैसअप कर दिया तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो ऑप्शनल थोड़ा सा ध्यान से थोड़ी चीजों को देख के, सिलेबस देख के, PYQ देख के तब सिलेक्ट कीजिए. ओके फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैथमेटिक्स, एंड देन मैथमेटिक्स से लिस्टिंग डाउन टू फ्यू मोर अदर ऑप्शंस, एंड देन चूजिंग एंथ्रोपोलॉजी. तो आपके तीनों ही अटेम्प्ट्स में आपने इन ऑल 5 अटेम्प्ट्स यू स्टिक टू एंथ्रोपोलॉजी. सो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स जो हैं ये सोच के कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं. ऐसा भी मैंने देखा है कि करते हैं बच्चे. तो one thing is very clear that your interest in the subject, कि आपको लगे कि भाई हाँ आप कर पाओगे, आप पढ़ पाओगे, वो एक डिसाइडिंग आई थिंक फैक्टर है. प्लस ऑफ कोर्स your convenience at reading and developing your interest into that is also very important. Once you decide
डू नॉट जस्ट कीप चेंजिंग, क्योंकि आपने एक बार ले लिया है, उसका बैकग्राउंड बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, फिर आप कोई नया उठाओगे उसमें उतना ही टाइम लगेगा, फिर टाइम क्योंकि कम हो जाता है, कम होता जाता है। हम आज अगर जून में हैं तो अगर हमें अगले साल का एग्जाम देना है तो अब तो मेरे हिसाब से तैयारी आपको शुरू कर देनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट योर फाउंडेशन लेइंग शुड बी स्टार्टेड, एंड आपका जो जीएस का पढ़ने का पैटर्न है वो सब आपको तैयारी शुरू करनी है। तो इसीलिए है कि जो टाइम डिसाइडिंग में लगाना है जल्दी डिसाइड करें उसको, एंड देन ट्राई एंड काइंड ऑफ हैविंग अ होल्ड ऑन टू योर ऑप्शनल। आपने आदित्य एक बात बताई कि आपने घर में रह के पढ़ाई की, तो डिड यू टेक एनी कोचिंग और डिड यू नॉट टेक एनी कोचिंग? व्हाट वाज योर स्टाइल एंड इज कोचिंग वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आजकल ये भी एक कंफ्यूजन रहती है कि क्या कोचिंग के बिना हो सकता है या कोचिंग के बिना नहीं हो सकता है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई बिलीव कोचिंग के बिना 100% हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बात आप दोबारा से रिपीट आदित्य करेंगे कि 100% कोचिंग के बिना ये चीज हो सकती है। बट इसमें थोड़ा सा कैवियट ये है कि रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। सबसे पहली चीज आपको देखनी है एग्जाम किस चीज का है। इट इज एन एग्जाम ऑफ जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये चीज ऐसी नहीं है कि आपको कोई समझाएगा। बेसिक चीजें हैं कि हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हैं कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ, सो इसमें टीचर की आई डोंट फील कि ऐसी जरूरी है कि स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ाए। आप एक ग्रेजुएट हैं, आप उस चीज को अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो कोचिंग ऐसी बात नहीं है, बहुत जरूरी है। लेट्स से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी में कुछ फिनोमिनन है, जैसे कोरियोलिस फोर्स हो गया या इंडियन मॉनसून का कैसा फिनोमिना हो रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल हो जाता है। बट इफ यू गो ऑन यूट्यूब, इफ यू गो ऑन गूगल, आप सिंपल टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा कि कैसे हो रहा है। राइट। तो यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देख लीजिए। जरूरत इसमें है मेंटोरशिप की, आई फील। और मेंटोर कुड बी एनीवन, कोई सीनियर आपका हो सकता है कॉलेज का जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, कोई इन सर्विस सीनियर हो सकते हैं। तो दे विल गाइड यू कि क्या क्या चीजें करनी है, थोड़ी सी क्या क्या नहीं करनी है। अगर आपके पास वो मेंटोर अवेलेबल नहीं है फिजिकली, तो आपको जैसे पॉडकास्ट है या फिर टॉपर स्टॉक होती हैं, तो आप उनको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चीजें करनी कैसे हैं। तो आई फील हाँ, हो सकता है खुद से। राइट। सो फ्रेंड्स, कोचिंग लेना ना लेना ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप गलत जगह चले जाएं एंड देन यू आर वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज योर टाइम। और लेनी है तो सिलेक्टिव भी ले सकते हैं, जिस चीज में आपको लगता है कि आप वीक हैं, इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग बिग बैचेस यू कैन टेक अ सिलेक्टिव कोर्स, यू कैन यूज योर ऑनलाइन मटेरियल विच इज अवेलेबल। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो आदित्य ने यहाँ रिट्रेट की कि मेंटोरशिप और एक गाइड वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बट नॉट एवरीबडी आई वुड से कि इज लकी टू गेट अ गुड मेंटोर, क्योंकि ये भी एक उसकी बात है कि आपको अच्छे, एक बोलते हैं ना कि एक गाइड, एक फ्रेंड एंड गाइड वो मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज तो ये है कि कहीं ना कहीं जब आप तैयारी शुरू करोगे तो यू विल गेट लाइक टू नो दी लाइक माइंडेड पीपल, और एक छोटा नेटवर्क तो एटलीस्ट बन ही जाता है। यू विल गेट टू नो व्हाट अदर्स आर रीडिंग एंड देन व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। वो एक थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद भी डेवलप हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, सो आपका हो गया सिलेक्शन, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आप जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो आगे एस्पिरेंट्स हैं, उनको गाइड कीजिए। तो फॉर सिमिलर थिंग, जैसे मेरा भी सिलेक्शन हुआ, सो आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल ग्रुप ऑन टेलीग्राम, बहादुरगढ़ एस्पिरेंट्स नाम से। अच्छा। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि बहादुरगढ़ में कौन कौन एस्पिरेंट्स हैं और उनको हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बी गाइडेड फॉरवर्ड। और ऐसा ना हो कि वो करोल बाग जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं, आउट ऑफ होम जा रहे हैं। सो बहादुरगढ़ में रह के भी एक ग्रुप बनेगा, एक अच्छा ग्रुप बनेगा, तो दे विल बी अ सपोर्ट सिस्टम टू गाइड देम। तो एक ये चीज मैं कहूंगा कि और भी अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स करें, सो इट विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं ना। वेरी नाइस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है आदित्य ने जो यहाँ पे रिट्रेट की कि भाई कई बार क्या होता है कि अपने घर को छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग योर शिफ्टिंग फ्रॉम योर पेरेंटल प्लेस एंड इट डेफिनेटली इन्वॉल्व्स मनी। कुछ भी फ्री नहीं है, आप रहोगे, खाने पीने पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है, यू डोंट गेट होम फूड।
तो जैसा आदित्य ने अपने एक एफर्ट के बारे में बताया कि few of them they got selected into UPSC civil services, and then they have created a group on Telegram by the name of Bahadurgarh Aspirants. So I would like to congratulate him कि ऐसा इनिशिएटिव लिया, और जो एस्पिरेंट्स उस एरिया के हैं उनको ये एक ऐसा माध्यम है कि the aspirants can clear many of their doubts, क्योंकि कोचिंग तो जो है वो कमर्शियल तरीके से ही गाइड करती हैं, बट एक फ्री एडवाइस, एक जेन्युइन एडवाइस, एक फ्री फ्लोइंग एडवाइस एंड एन इनसाइट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट जर्नी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत अच्छा प्रयास है आपका और आपके जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं. कमिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ द यूपीएससी विच इज़ द इंटरव्यू. इंटरव्यू आपने 3 बार दिया, और आई कैन अंडरस्टैंड जो आपने बात बोली कि 2 बार इंटरव्यू दिया और लिस्ट में नाम नहीं आया, तो एक लेवल ऑफ डीमोटिवेशन ज़रूर आता होगा. तो पहला तो मेरा सवाल यही है कि आपने अपने आप को इस प्रोसेस में, लाइक व्हेन यू आर रीचिंग अप टू द 3rd लेवल एंड देन यू आर नॉट सीइंग योर नेम, तो इट इज़ लाइक अ स्नेक्स एंड लैडर्स गेम. 0 पे कि आपको वो सांप ने 99 पे काट लिया एंड यू आर कमिंग बैक टू 0, एंड फ्रॉम 0 इट इज अ स्क्रैच. बिल्कुल. आपको ऐसा नहीं है कि आपके प्री के नंबर पहले कहीं जुड़ रहे हैं या मेंस में आप कितने आए थे तो आप क्वालिफाई कर गए तो कर गए. जैसे CS, जैसे मैं CS हूँ, तो हमारा क्या होता है कि स्टेज वाइज है. आपने इंटर कर लिया है तो कर लिया तो कर लिया है. यू डोंट नीड टू गो बैक टू फाउंडेशन, एंड देन यू आर इनटू फाइनल. तो फाइनल के वो जो सब्जेक्ट में फ्लंक हुए तो वही क्लियर करना है. इट इज नॉट द एंटायर ग्रुप विच यू हैव टू रिपीट, बट दिस एग्जाम इज टोटली डिफरेंट. 0 पे कि आपको प्री दोबारा ही देना पड़ेगा. आपको कोई ग्रेस नहीं है कि इंटरव्यू में, कई बार ये भी मैं एस्पिरेंट्स ने कई बार बोला कि मैम एटलीस्ट इंटरव्यू जो बंदा दे देता है उनको प्री तो एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए. ये कई बच्चे बोल चुके हैं मुझे ये बात, और मुझे ऐसा लगता है कि एक हद तक शायद लॉजिकली ठीक भी है कि जब इंटरव्यू तक दे दिया तो एक बेसिक लेवल ऑफ मेरिट तो हो गया प्रूफ, बट नो, द सिस्टम इज नॉट लाइक दिस. तो आपको 0 पे जाके करना है. तो वो कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया, कैसे मेंटेन किया अपना काम, कंपोजर, एंड देन हाउ वाज योर फाइनल वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें सिलेक्शन हुआ, ये हमें जरूर बताएं. तो इंटरव्यू स्कोर्स मेरे थोड़े से इंक्रीज हुए हैं ओवर द इयर्स. इनिशियली काफी लो रहे थे, बाद में इंक्रीज हुए हैं. इस बार भी आई वुड से कि डिसेंट है, नॉट द हाईएस्ट वन, बट आई एम हैप्पी कि जो मिले हैं. कौन था बोर्ड आपका? शीलवर्धन सर का बोर्ड था मेरा. ओके. सो दिस आल्सो हैपेंस कि हर एक बोर्ड का एक अलग नेचर होता है थोड़ा सा. इस बार शीलवर्धन सर इज एन IPS ऑफिसर. राइट. तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस बार थोड़ा इंटरव्यू के टाइम, वेयरएवर आई वाज मिसिंग. सो जस्ट मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो तो वो थोड़ा सपोर्ट करे. तो आई वुड से कि काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का. राइट. और मैं भी थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड था इस बार ज्यादा. जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटोर या गाइड रहे. सो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो ऑलरेडी लास्ट ईयर सर्विस में चले गए थे. सो 2 फ्रेंड्स है मेरे, शिवांश राठी, ही इज IAS, ही गॉट पंजाब कार्डर, एंड शौर्य अरोड़ा, ही गॉट यूपी कार्डर. ओके. सो लास्ट ईयर के IAS है दोनों. तो शिवांश ने मुझे कहा कि आदित्य तू थोड़ा सा इनफॉर्मल है बातें करने में, थोड़ा तू ज्यादा फ्रैंक हो जाता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है. दैट इज अ फॉर्मल सेटिंग जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हो. बी अ बिट फॉर्मल, जाओ जाओ. और शौर्य ने मेरे को कहा कि आदित्य प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि काफी गाइडेंस मिलती है कि 8 से 10 मॉक दो, इट्स इनफ. बट उन्होंने कहा कि आदित्य थोड़ा सा वीक लग रहा है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, गो एंड गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन. तो मैंने अराउंड 15 मॉक्स दिए थे. इवन दो आई हैड जस्ट 20 डेज ऑफ टाइम, मैंने 15 मॉक्स दे दिए थे. अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता आई वुड हैव गिवन इवन मोर. तो मेरे को ये फील हुआ कि क्योंकि ये 2 चीजें मैंने इंप्लीमेंट की कि मेरा एक कम्युनिकेशन और एक मेरा डर खुल गया. दूसरा, मैं थोड़ा फॉर्मली एक उस चीज को लेने लगा. थोड़ा फॉर्मल सेटअप है तो थोड़ा उस तरीके से प्रेजेंट किया. तो आई वुड से दैट दोस बोथ थिंग्स हेल्प्ड और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ. ओके. सो फ्रेंड्स, वही है कि यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. सो प्रैक्टिस उन्होंने किया और साथ साथ में अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया. एंड जो मॉक टेस्ट लेते हैं, सो इट इज नॉट
नेसेसरी कि डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, बट एटलीस्ट बिल्कुल। जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे जो आपको फीडबैक मिल रहा है, लर्निंग्स उससे लें। तो उससे जो लर्निंग्स हैं उसको लेके एंड देन यू हैव टू इम्प्रोवाइज, मतलब वो अपनों को अपने उसको कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें कोई ऐसी, तीनों ही में से मैं जानना चाहूंगी, कोई ऐसा स्पेशल कुछ आपके माइंड में अभी भी कोई चीज आती है कि किसी ने कोई ऐसा कोई आपको कमेंट कुछ किया हो, किसी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर ने, एनीथिंग स्पेशल? कई बार हो जाता है कि भाई आप, बिकॉज इट इज नॉट द वन इंटरव्यू, आई ओनली अपियर्ड फॉर वन इंटरव्यू, जो मेरा जब सिलेक्शन हुआ वही वाले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन हो गया, बट सिंस यू हैव दिस एक्सपीरियंस, एनीथिंग विच इज स्टिल यू नो क्लोज टू योर हार्ट, या आपको किसी बोर्ड मेंबर ने कोई एडवाइस दी हो या कोई आपकी गलती पॉइंट आउट की हो, ऐसा कुछ? एक अच्छा यही था, इस बार शील वर्धन सर का बोर्ड था। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही आस्क्ड मी इज, आदित्य तुम कुकिंग करते हो, सो व्हाट्स योर स्पेशल डिश? सो एक हमेशा से दिमाग में ये रहा है कि हाँ, एक कुकिंग को सर ने ऑब्जर्व किया और मुझे एक मौका मिला कि बताने का कि सर ये एक स्पेशल चीज है जो मैं खुद से बनाता हूँ, इट्स अ हेल्दी फॉर्म ऑफ फूड, राइट। तो ये एक थोड़ी सी चीज है जो, अच्छा, हाँ। नाइस। सो ये इंटरव्यू बोर्ड के भी जो चेयरमैन हैं उन्होंने आपको एक थोड़ा सा काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल दिया, बट फ्रेंड्स ये सबको नहीं मिलता है। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट, माय इंटरव्यू वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एंड एनीवेज, अब तो जो वो जो हुआ वो सब अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है। यस। सो योर हॉबीज पे अब ब्रीफली बात करते हैं, क्योंकि हमने आपकी जर्नी इनटू सिविल सर्विसेज, आपकी स्ट्रैटेजी, स्टेज वाइज प्रिपरेशन, जो इतने सालों की मेहनत है वो सब सुना। नाउ एज वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरेक्शन, सो हॉबीज में आपने जो मेरे को बताया कि मेडिटेशन एंड देन योर मॉर्निंग वॉक, कुकिंग ऑफ कोर्स, सो क्या ये जो आपकी हॉबीज हैं इसने आपको हेल्प किया मैनेज स्ट्रेस करने में, टू मैनेज द स्ट्रेस? डिड दे हेल्प यू, डू यू फील? आई फील यूपीएससी एक थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी हो सकती है, राइट। सो हेल्थ पे फोकस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और हेल्थ में दो पैरामीटर्स आपके आते हैं, मेंटल और फिजिकल। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मैंने इस चीज को कभी नहीं छोड़ा है। राइट। फिजिकल हेल्थ पे हमेशा फोकस करता था, सुबह या तो रनिंग चला जाता था मैं, वेरी गुड। और अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है मुझे तो आई वुड गो टू जिम ऑल्सो, मतलब रनिंग के अलावा, मतलब रनिंग कर रहा हूँ ऑन नॉर्मल डेज अगर एग्जाम वगैरह पास में है, अगर थोड़ा सा लीनियंट टाइम है जैसे मेंस के बाद वाला टाइम हो गया, तब मैं जिम ज्वाइन कर लेता था और मैं जिम में वर्कआउट करता था। तो इससे मेरी फिजिकल हेल्थ हमेशा अच्छी रही। इट हेल्प्स इन सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, आप का बैक पेन, एंड्योरेंस बढ़ती है। अभी इस प्रिपरेशन में क्या होता है, काफी लोगों को बैक पेन इश्यूज आने लग जाते हैं, तो अगर आप फिजिकल हेल्थ पे फोकस रखेंगे, वेट बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, सो वो चीज मेरे साथ कभी नहीं हुई। अगर वेट बढ़ता था 2-3 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ता था, मैं उसको हमेशा मैनेज करके ही चलता हूँ। दूसरी चीज है मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ मेरे को भी इश्यूज आए थे सेकंड अटेम्प्ट के बाद, सबको आता है, अगर आपको आ रहे हैं दैट मींस यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर सिंसियर, या डेफिनेटली। तो उसके लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, समझ में नहीं आता कैसे करनी है, जस्ट ओपन यूट्यूब, उसमें देखा 15 मिनट मेडिटेशन, ये है, बैठ जाता था, और ओवर टाइम आपकी जब डेवलप होती है चीज, क्लियरर चीजें दिखने लगती हैं, हेल्थ थोड़ी इंप्रूव होने लगती है, कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों चीजें मैंने हेल्थ के लिए की। फूड वाज समथिंग जो मुझे खाने का भी शौक है और बनाने का भी, तो होता ये था कि मम्मी घुसने कम देती हैं किचन में कि प्रिपरेशन कर रहा है, चल जाके पढ़ ले, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है खाना बनाने में, बट वो भी एक मेरे लिए मेडिटेटिव प्रोसेस ही था कि एक एक चीज को काटना, सब्जियों को काटना। क्या है आपकी फेवरेट डिश? मेरे को भी इंटरेस्ट हो रहा है क्योंकि मेरी भी हॉबी रही है कुकिंग, मैंने लिखा था इनोवेटिव कुकिंग, तो मुझसे उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। तो इनिशियली आई डोंट नो हाउ, मुझे पोहा हमेशा से ही काफी पसंद रहा है, राइट, तो पोहा मेरे से बनता नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव परफेक्टेड कि इस तरीके से पोहा बनाना है। ओके। फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा हेल्थ फोकस पे गया, सो मैं तो अपनी उस डिश को डाइट बोल देता हूँ कि वो डाइट है मेरी, बट उसमें मैं वेजीज का यूज करता हूँ, थोड़ी बॉइल्ड वेजीज का, उसके साथ साथ थोड़ा सा राइस एज अ कार्ब सोर्स, और प्रोटीन सोर्स के लिए पनीर वगैरह डाल के, पनीर, पीनट, सोया वगैरह, नहीं नॉट पोहा, दैट इज पोहा इज अ सेपरेट डिश, जो मेरी डाइट है, बाकी डाइट अलग से है, तो उसमें प्रोटीन सोर्स होगा, आपका कार्ब सोर्स होगा, आपका थोड़ा सा राइस होगा एज अ कार्ब सोर्स,
तो उसको मैं स्टीम वगैरह करके और थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में उसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के, तो इट टेस्ट आल्सो वेरी गुड और वो Okay. हेल्दी भी होता है। तो Nice. मैं ये चीज मैंने थोड़ी सी करी थी। Right. Right. Very nice. पोहा, इंदौरी पोहा बहुत इंदौरी टेस्टी पोहा, होता है, बहुत लेकिन जो महाराष्ट्र में पोहा बनता है उसका भी अपना अलग टेस्ट है, टेस्ट है वो। तो डिफरेंट है। Yes, इवन ma'am. आई लाइक पोहा वेरी मच, एंड हेल्दी भी है मॉर्निंग हेल्दी भी ब्रेकफास्ट है। के लिए। या इट्स वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग। आदित्य, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपने बताई कि क्या क्या करना चाहिए। ऐसे कोई डोंट्स हैं लाइक ओवर अ जर्नी ऑफ दीज 4-5 years which you have yourself lived in for the UPSC? Is there any don'ts which you would like to suggest to the aspirant कि ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है? Maybe 2 or 3 mistakes. These are the don'ts that you should never do. सबसे पहला डोंट आएगा, डोंट गेट इनटू दिस जर्नी इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आपको करना क्यों है। Right. सबसे पहला डोंट है, अगर आपका एम ही क्लियर नहीं है तो डोंट स्टार्ट द डोंट स्टार्ट प्रिपरेशन। द प्रिपरेशन। राइट, इफ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, सेकंड डोंट विल बी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वेरी डिस्ट्रैक्शंस राइट, बहुत ज्यादा होंगी इस प्रिपरेशन जर्नी में, राइट। थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मूवीज या थ्रू फिर सोसाइटल प्रेशर, प्रेशर, काफी ज्यादा राइट। डिस्ट्रैक्शंस शादियां हो रही रहेंगी। है, फ्रेंड्स की जॉब लग रही है। हाँ, फोमो क्रिएट हो जाता है। तो हाँ, सेकंड हाँ, डोंट हाँ। ये रहेगा। राइट, थर्ड डोंट रहेगा, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद द मटेरियल अराउंड यू। राइट, काफी ज्यादा रिसोर्सेज आपको मिलेंगे तो आप काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे कि ये भी राइट, चीजें करनी है, ये भी चीजें करनी है। तो ये राइट। 3 चीजें नहीं करनी है, आई वुड से। कितना इम्पोर्टेंट तीनों ही चीजें हैं कि अगर आपको क्लियर ही नहीं है विजन तो आप तैयारी मत करो। आपने तैयारी कर दी है तो डिस्ट्रैक्शंस पे मत जाओ। और तीसरा वही है कि अपना फोकस आपको क्लियर रखते हुए जो भी आपका दैट मोमेंटम यू हैव टू कीप मेंटेनिंग, एंड टाइम इज द एसेंस टाइम इज एसेंस। as we all know. So Aditya, you will be joining Lapasna soon for your training. Cardas a lot होंगे. वेरी एक्साइटेड। So I'm sure you must be looking forward, and that's the best period of your journey. Yes, क्योंकि ma'am. क्या है कि जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसी में आप सीखते हो, लोगों से मिलते हो, you will meet your batchmates, you will meet your batchmates from the other services, especially during the foundation course. You will visit so many places. मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं घूमी जितना मुझे लबासना में जाके हमारे ट्रैक्स होते थे, हमारा विलेज टूर होता था, भारत दर्शन पे हम गए। So you'll have a entire exciting life. It would be very hectic though, but very enjoyable है ना। Lifelong memories आपकी आपके बैचमेट्स के साथ रहती हैं, and they will be with you forever. So as an officer, आदित्य, आपका कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आप काम करना चाहोगे? हैव यू आइडेंटिफाइड, इवन तो अलग अलग डाइवर्स प्रोफाइल में डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट एनीथिंग स्पेशल विच यू एक्चुअली वांट टू कंट्रीब्यूट, या आपका मन है कि मैं उस चीज के लिए काम करूं? Taking learnings from Tata Motors, 2 things that are close to my heart is environment and public transport. एनवायरमेंट एंड पब्लिक Public ट्रांसपोर्ट। ओके, So public transport के लिए जितना ज्यादा काम हो सके, if it is efficient, काफी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चीपर Right. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा, राइट। डीकंजेशन होगा हमारी रोड्स पे, और वीमेन सेफ्टी इंप्रूव होगी। सेकंड इज एनवायरनमेंट, एज वी आर सीइंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्राइसिस ऑफ वी आर सीइंग Climate क्लाइमेट change. चेंज आ रहा है, Yes. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राइट, सो सेकंड थिंग वुड बी एनवायरनमेंट। जहाँ पर भी पोस्टिंग होगा, आई वुड ट्राई कि वहाँ का ग्रीन एसोसिएशन जो होगा, जो एसोसिएशन होगा, तो एनजीओस होंगे कुछ, तो उनके साथ काम करके मोर एंड मोर ट्रीज का डेवलपमेंट, Right. ट्रीज को लगाना, तो ये Right. सब काम मैं जरूर चाहूंगा करना। राइट, वेरी नाइस। इसी के साथ एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी ये जितनी भी आपकी एजुकेशन का टाइम रहा, या आप जैसे अपनी जब जॉब की, क्या आपने किसी ऑफिसर को इंटरेक्ट किया हो, या ऐसा कुछ रहा हो कि हाँ वो ऐसा कुछ ट्रेट है कि जो मैं भी करना चाहूँगा? क्योंकि मेरे टाइम में वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हैव यू लाइक बीइंग इन हरियाणा, डिड यू ऑब्जर्व लाइक कि कैसे ऑफिसर करते हैं या कैसा होना चाहिए, और मे बी यू डिड नॉट लाइक, ऐसा भी होता है कि आपने होता है। वैसा देखा बिहेवियर और आपने सोचा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा, या किसी का आपको अच्छा लगा हो? इंटरेक्शन तो मेरा कभी नहीं हुआ है हम्म, बिफोर गेटिंग इनटू इट। राइट, और
यूजुअली क्या होता है कि हम ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं कि हमारे सिटी के आईएएस कौन है, आईपीएस कौन है, अनलेस एंड अनटिल यू आर आइदर गेटिंग इनटू ट्रबल या फिर कोई इशू है, या फिर यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन योरसेल्फ एस्पिरेंट जब आप बनते हैं. सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने आप ही को ऑब्जर्व किया था व्हेन यू वर इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट. सो मेरे पापा जब जॉब कर रहे थे तो कहते थे कि एक हमारे यहाँ आईएएस एक मैम आई है, और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि हमारी फैक्ट्री के पीछे एक आईएएस मैम घूम रही हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ. तो एक लर्निंग मिली थी. कहाँ फैक्ट्री है उनकी? बहादुरगढ़ में सेक्टर 17 आई गेस. सेक्टर 17, हाँ. हाँ, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ही वो. हाँ हाँ बिल्कुल. तो और मम्मी भी कहती थी जैसे कि ये आईएएस मैम जो आई हैं ये औरतों के साथ झूले झूल रही हैं तीज पर. हाँ, हमने ये करवाए एक्चुअली, क्योंकि मेरा फोकस था कि बहादुरगढ़ भी नहीं, हमारे जो झज्जर के और भी एरिया हैं जिले में, जब मेरी पोस्टिंग हुई कि वहाँ पे महिलाओं की, क्योंकि कंडीशन हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं रही है, पेट्रियार्की एक थी, तो मुझे लगा कि उनको कैसे लेके आऊं मैं आगे ना. तो काफी उस टाइम पे मम्मी पापा ने बताया, तो मैंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया. तो ये लर्निंग रही है हमेशा से कि ऑन फील्ड जितना ज्यादा काम हो उतना करना है. एक इमेज होती है आईएएस की कि ये तो अफसर बाबू हैं, ये तो ऑफिस में बैठेंगे, आपको जाना पड़ेगा. बट ये थोड़ा सा चेंज करके कि वो चीज चली गई है, हम इंडिपेंडेंस हो गया हमारा, डेमोक्रेसी में आ गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वी हैव टू बी इन द फील्ड, वी हैव टू बी वेरी इन द फ्रंट ऑफ पीपल, उनकी हेल्प करना है. तो ये आपसे मैंने सीखा था. अरे थैंक यू सो मच. एंड और इसको आई वुड इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ. आपके नहीं आप बहुत अच्छा करोगे, आई एम वेरी मच श्योर. एंड द वे यू हैव लर्नड ऑल दीज लेसन्स थ्रू आउट योर लाइफ. एंड आपके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने याद रखा मुझे. मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि जहाँ पे भी हम रहते हैं, दैट कनेक्ट विद द पीपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट्स भी सब चीज़ें आपको बताएंगे नहीं क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली हैं सिस्टम में, आज भी हैं. जितना भी हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर लें, ट्रांसपेरेंसी नो डाउट इम्प्रूव हुई है, बट इट इज़ नॉट 100% थिंग्स आर नॉट करेक्ट. तो एक ऑफिसर को अच्छा अगर अपना इम्प्लीमेंटेशन भी देखना है तो आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा. तो ट्राई एंड हैव सम टाइम दैट दिस इज़ द पब्लिक मीटिंग आवर्स इन ऑफिस, लाइक 11 to 1 जनरली हमारे होते थे. उसके बाद मैं मीटिंग्स हमेशा उसके बाद ही रखती थी. देन शेड्यूल माई फील्ड विजिट्स इन द मॉर्निंग, ताकि मैं अर्ली मॉर्निंग फील्ड विजिट करके अपने ऑफिस में आ जाऊँ, लोगों से मिल लूँ. फिर अपना फाइल वर्क भी करना है, इंटरनल रिव्यूज़ भी करने हैं. तो आई एम श्योर आदित्य, आपने जितना सीखा अपनी जॉब पे बहुत कुछ सीखा. एंड देन योर पेरेंट्स एंड द एनवायरनमेंट in which you all have been, so that will definitely help you in becoming a very efficient administrator. Before I conclude, any final message to the young people there, to aspirants और जो सिविल्स के एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो उनको भी क्या मैसेज देना चाहोगे? उनकी जिंदगी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? What is your take for them? So youngsters को मैं ये बोलना चाहूँगा कि you are the future of our country. सो अपने देश को हमें आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के काफ़ी सारे जरिए हैं. आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, इफ़ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ और स्कूल राइट नाउ, आप पढ़िए, बहुत मेहनत लगा के पढ़िए. इफ़ यू हैव डन योर कॉलेज या स्कूलिंग, अगर आप जॉब में हैं, इन विच एवर फील्ड यू आर, इट कुड बी अ वेरी लिमिटेड सेक्टर, इट कुड बी अ वाइड सेक्टर. आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, you could be a CA, you could be a journalist, है ना, you could be in the army, you could be sports. You could हरियाणा में स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं. तो आई वुड से उसमें जी जान लगा दो अपनी, बी द बेस्ट पर्सन इन दैट. वहीं से आपकी कंट्री ग्रो करेगी. कंट्री को सिर्फ आईएएस नहीं चाहिए, हर फील्ड में अच्छे लोग चाहिए. वी नीड गुड इंजीनियर्स फॉर गुड रोड्स, गुड व्हीकल्स. वी नीड सीए, सो हमारी अकाउंटिंग वगैरह हो सके अच्छे से, है ना. वी नीड गुड जर्नलिस्ट, ताकि हमारी ये न्यूज जो है दैट कैन गो आउट टू पब्लिक. तो आई वुड से हर एक चीज में अपना अच्छे से कीजिए, और be a contributor to this to the growth of our nation. Right, very nice. Be a contributor to the growth of the nation, and whatever career you are choosing, उसमें कैसे हमें positively excel करना है, अपना contribution कैसे देना है, वही most important है. Thank you so much, Aditya. It was truly an insightful and I would say delightful conversation with you. बिफोर आई जस्ट रैप अप, कुछ हम 3-4 एक रैपिड फायर करते हैं जो कि नॉन अकेडमिक्स हैं. ठीक है मैम. जस्ट सिंपल फन क्वेश्चंस ना. सो घूमना अगर पसंद है आपको, घूमना पसंद जनरली होता ही है, तो
कहाँ आप जाना चाहते हो? एक जगह कोई इंडिया में और एक जगह कोई बाहर हाँ, विदेश तो में? इंडिया में मैंने अभी सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके सो सदर्न इंडिया मेरे को काफी एक्सप्लोर करना है, ओके। केरला, तमिलनाडु, आई वांट टू भारत दर्शन में तो जरूर जाओगे तो वो होगा। एंड ठीक है। बाहर? बाहर ईरान एक ऐसी कंट्री जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, काफी Okay. उसका एक रिच कल्चर है, काफी रिच हिस्ट्री है, राइट तो मुझे वो देखने का मन है। ओके। आपको अगर ये पूछा जाए कि आप सपोज सिविल सर्विसेज में नहीं आते तो क्या प्रोफेशन फिर आपका रहता? व्हाट वुड हैव बीन योर प्रोफेशन? मैं शायद गाड़ियां खोल रहा होता कहीं, ओके क्योंकि मुझे गाड़ियों से थोड़ा लगाव है। ओके सो समथिंग इन द ऑटोमोटिव सेक्टर में कर रहा होता। ओके वेरी नाइस। मूवी पसंद है आपको? यस मैम। सो कोई वन ऑफ योर फेवरेट मूवीज? इंडिया में इंडियन मूवी वी टॉक, थ्री इडियट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट, ओके क्योंकि उन्होंने भी यही कहा है कि एक्सेल हाँ। करो अपना। राइट राइट, जो भी आप चूज जो कर भी रहे चूज करो हो, इवन एक्सेल इफ इट्स करो, वाइल्ड और लाइफ इट्स और आल्सो अ इंजीनियरिंग। वेरी गुड कॉमेडी एंड Right. काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल मूवी। राइट इफ यू टॉक अबाउट अ हॉलीवुड मूवी, इंसेप्शन हो गया या Inception, फिर इंटरस्टेलर हो गया, सो Okay. दीज आर काइंड ऑफ माइंड बेंडिंग मूवीज राइट जो आपको सोचने में मजबूर हाँ, कर देती हैं, तो मुझे ये हाँ। पसंद है। वेरी नाइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारे जो पॉडकास्ट का नाम है शिखर का सफर, सबसे बढ़िया। व्हाट डज दिस मीन टू यू? आप कैसे इसको देखते हैं? व्हाट इज शिखर का सफर फॉर यू? शिखर इज द डेस्टिनी जो आपको जिंदगी में चाहिए, और सफर इज द प्रोसेस जिससे आप जाएंगे। राइट तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि शिखर आपका बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, और वो शिखर है, एक एंड गोल है हैप्पीनेस, रादर देन कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या फिर ये चीज क्लियर कर दी। ये शिखर आपका नहीं होना चाहिए। आपका शिखर होना चाहिए हैप्पीनेस, आपको लाइफ में चाहिए, राइट और उसका प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होगा थ्रू सर्विस टू द पीपल, थ्रू अपने आपस के लोगों से बात करके, उनकी हेल्प करके। एक सीनियर सर हैं, उन्होंने मेरे को एक फंडा दिया है, लव लव लव, कि प्यार करते रहो करते रहो करते रहो, उससे आपको खुशियां मिलेगी और आप एक सफर जो है शिखर तक तय कर सो लेंगे। लव व्हाट यू आर डूइंग एंड डू व्हाट यू लव। ये भी करिए, मतलब लव, हाँ, हर चीज में लव होना चाहिए। राइट लोगों से प्यार होना चाहिए, आप कुछ काम करें उसमें प्यार होना चाहिए, किसी के लिए बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना है, बस देना ही देना है दुनिया को। Very nice. So basically, this is the happiness which is internal, I would say. आपके अंदर से आपको खुशी है तो सब चीजें आपको अच्छी ही लगेंगी और अच्छी ही प्राप्त होंगी। एंड दिस इज अ प्रोसेस। यस मैम। ये जो जर्नी है शिखर का, जो एक पूरा एक हमारा जो हम पाना चाहते हैं लाइफ में, दिस इज ऑल अ जर्नी विच वी ऑल हैव टू लव, a journey from which we have to derive happiness. Yes, ma'am. So, thank you, Aditya, for this very insightful conversation. And I can just imagine you being posted very soon in any state. I don't know what would be your cadre. Cadres आप जब academy जाओगे उसके आसपास आपको allot होंगे, तो जहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल रहेगी, आपकी पोस्टिंग रहेगी, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, आई एम श्योर यू विल कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड द पीपल द वे यू आर, योर ह्यूमिलिटी, योर ग्रेस, योर पर्सोना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर डेडिकेशन एंड योर रेजिलियंस, कि 5-6 साल आपने इस प्रोसेस को परसीव किया एंड आपने उसको अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं। दैट इज ट्रूली कमेंडेबल. And my congratulations to you once again. Thank to you, to your parents, to your family. Please give my regards to them, especially for them कि उन्होंने मुझे याद रखा. Yes, ma'am. मेरे को आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोगों ने ये बात देखी कि कोई है ऑफिसर जो देख रही हैं आके हमारे एरिया को, तो that is even more special to me. And may God bless you in all your efforts. And best wishes to you. Thank you so much for joining me here. Thank you, ma'am. And to the viewers, ऐसे ही लोग हैं, हमारे आसपास ही लोग हैं जो कि अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपनी रेजिलियंस से एंड अपने 100% एफर्ट से अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, अपने शिखर को प्राप्त करते हैं। और एक उनके अंदर जो ज़ील है, वो ज़ील कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। शिखर को प्राप्त करने में कई बार रुकावटें ज़रूर आएंगी, बट अगर आपकी
100% आप एफर्ट्स देते रहेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट होगी तो डेफिनेटली यू विल अचीव। और एक शिखर प्राप्त करने के बाद फिर आप दूसरा तीसरा you will keep on scaling many more such shikhars and your journey into the peak will continue forever. And the most important thing is your happiness within. आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुश रहना है और लोगों को भी कोशिश करनी है कि हम लोगों को भी खुश रखें। So thank you for watching this very special episode of Shikhar Ka Safar podcast with Sonal Goyal. And if you like, do share and comment with your friends. And I would again like to thank Mr. Aditya Vikram Agarwal, AIR Rank 9, All India Rank 9, UPSC Civil Services Examination 2025 result. My best wishes to him. आप सभी जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी देश को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।